बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर कामरान ज़ईद। अच्छा, प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द ड्रग एक्ट, ड्रग कोड। और ड्रग कोड में हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ड्रग एक्ट अगर पाई जाती है, इंस्पेक्टर की नॉलेज में कुछ आता है, वो इंस्पेक्शन करेगा, सैंपल या एविडेंस कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजा, गवर्नमेंट एनालिस्ट से रिपोर्ट भेजी, एविडेंस आया और उसने केस लेकर चला गया इंस्पेक्टर ड्रग कोर्ट के सामने। फिर ड्रग कोर्ट डिसाइड करेगी कि केस सही है नहीं है, एंड द कोर्ट विल अवॉर्ड पनिशमेंट और ड्रग कोर्ट जो है उसे बरी कर देगी जिस पर इल्ज़ाम लगा है। ठीक है, अब तक हमने ये डिस्कस किया, जितना भी डिस्कशन हमारा प्रीवियस लेक्चर के अलावा भी जितने प्रीवियस हमारे डिस्कशन चले हैं। तो फिर अब एक बात याद है कि भाई ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर लेकर जा रहा है, गवर्नमेंट एनालिस्ट है, व्हाट अबाउट द अक्यूज्ड? वो क्या करेगा? वो किन ग्राउंड्स पे अपने आप को सेव करेगा? कुछ ग्राउंड्स हैं उसको सेव करने के। तो सेक्शन 2032 जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें ये चीज़ लिखी गई है कि अगर जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो यकीन अपने को डिफेंड करेगा कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना लगेगा, वो चार्ज को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, और इंस्पेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, द नेचर ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल टू हिम, विल ट्राई टू कन्विंस द ड्रग कोर्ट इन ऑर्डर टू अवॉर्ड द पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड। तो 32 में ये मेंशन है कि किन बेसिस पर या किन ग्राउंड पे डिफेंस किया जा सकता है, अपने आप को बचाने के लिए लाइन ली जा सकती है, और किन डिफेंस के पैरामीटर्स को नहीं, मतलब किन पॉइंट्स को आप डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ समझ में आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, हम इसमें डिस्कस करेंगे, सेक्शन 32 में लिखा हुआ है कि जब आपके ऊपर केस है, अब आप इसको अक्यूज के तौर पर समझे, एज इफ़ यू आर खुदा न खासा द अक्यूज, तो आप अपने डिफेंस में ड्रग कोर्ट में किन पॉइंट से बहस कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32। अब देखिए, वर्डिंग्स लीगल वर्डिंग्स है थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। एक दफ़ा ज़रा पढ़ लें आप लोग, एक दफ़ा ज़रा पढ़ लें, उसके बाद फिर हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सेव एज हेयर आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, it shall be no defense in a prosecution under this act to prove merely that the accused was ignorant of the nature, substance or quality of the drug in respect of which the offence has been committed, or of the circumstances of its manufacture or import, or that a purchaser having bought only for the purpose of test or analysis has not been prejudiced by the sale। टेक्स्ट पढ़ लिया, आसान अंग्रेजी, डिक्शनरी खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक आध वर्ड के अलावा। मतलब क्या है, मतलब ज़रा समझ लें। इससे बात जो कहने की कोशिश करें वो ये है कि आप डिफेंस में ये नहीं बोलोगे कि भाई अच्छा ये जुर्म हो गया, अच्छा ये ड्रग जो है ये मिस ब्रांडेड हो गई, अच्छा मुझे पता नहीं था कि मिस ब्रांडेड से इतना नुकसान हो जाता है, अच्छा ये एडल्ट्रेटेड ड्रग हो गई, अच्छा मुझे पता नहीं था कि अंडर अनसैनिटरी कंडीशन इफ़ आई प्रिपेयर ड्रग इतना नुकसान हो सकता है, ऐसे एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, आई वॉज इग्नोरेंट। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल भी आप डिफेंस में इस लाइन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप ये लाइन नहीं ले सकते कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग थी, आप प्लांट मैनेजर हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में वर्कर्स ने ये कर दिया मुझे नहीं पता था, या इंपोर्ट लाइसेंस आपके पास है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्पोर्ट द ड्रग एंड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द ड्रग। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इम्पोर्ट हो गई है ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग या इन्फीरियर क्वालिटी की ड्रग इंपोर्ट हो गई है, मतलब आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि मुझे पता नहीं था। या या दूसरी चीज़, इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, मैं मानता हूँ, इन दो लाइंस पर आप नहीं चलेंगे। सही है। एक और बात जो लिखी हुई है कि अगर आपकी पोजीशन से कोई ऐसी चीज़ निकली है जो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एक्ट है, आप अगर ये कहते हैं कि नहीं भाई अच्छा ये चीज़ें ये तो मैंने सिर्फ टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए खरीदी थी, तो ये चीज़ भी डिफेंस के तौर पर एडमिसिबल नहीं होगी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
अगर आप कोर्ट में ये मासूमाना अंदाज, मासूमाना शक्ल बनाकर आप या आपका जो एडवोकेट है वो ये प्ली लेना चाहेगा कि जनाब मुझे पता नहीं था, तो भाई यू आर रनिंग अ होल बिजनेस, यू शुड नो दिस। या आपको मामले की ग्रेविटी नहीं पता थी, नो, इट विल नॉट बी एडमिसिबल। ठीक है, तो कम से कम इस पॉइंट को, इस इन बेसिस पर आप अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे। अब सब सेक्शन 2 क्या करे, सब सेक्शन 2 को ज़रा सा देखते हैं। अच्छा, सब सेक्शन 2 में जो बात हो रही है ना, अगेन मैं इसको थोड़ा सा मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँ, क्योंकि फिर टेक्स्ट को रीड करूँगा तो अगेन इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है, और वैसे भी इतनी वीडियोज़ हो गई हैं कि यू शुड बी एबल टू रीड द टेक्स्ट बाय योर ओन। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि मिस ब्रांडेड ड्रग या एडल्ट्रेटेड ड्रग का चार्ज या सब स्टैंडर्ड ड्रग का चार्ज एक सूरत में आप अवॉइड कर सकते हो, अगर उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड हुआ है, सम इनोक्यूअस सब्सटेंस, इनोक्यूअस सब्सटेंस आप कहते हैं जो कि हार्मलेस है, हार्मलेस है, और इंग्रेडिएंट, substance or ingredient because the same is required for the manufacture or preparation of the drug fit for carriage or consumption and not to increase the bulk, weight or measure of the drug और टू कंसीड इट्स inferior क्वालिटी। मैंने कहा था टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे, लेकिन पढ़ने लगा, क्या करूँ, समझाने के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है, बैकग्राउंड बनाने के लिए। इसमें बस ये बात हो रही है कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ ड्रग में सामने आती है, देखिए ना, मिसब्रेंड की डेफिनेशन ज़रा रिकॉल करें, 5वीं डेफिनेशन थी उसका, जिसमें कहा जा रहा था कि अगर आप, चलो स्क्रीन पे ले आते हैं, स्क्रीन पे ले आते हैं मिसब्रांडेड की डेफिनेशन। स्क्रीन पे देख रहे हैं मिसब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन अंडर क्लॉज एस। इसका आप देखिए सब क्लॉज 5, which is so colored, coated, powdered or polished that damage is concealed or which is made to appear of better or greater therapeutic value than it really is। अच्छा, ये क्या है, ये मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगी अगर इस तरीके की चीज़ होती है। ठीक, जबकि हम प्ली में क्या कह रहे हैं कि मिस ब्रांडेड ड्रग नहीं होगी, कब, अब ज़रा उस टेक्स्ट पे वापस जाते हैं। यहाँ आने का मकसद सिर्फ मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन के इस पार्ट को हाईलाइट करना था। अच्छा, शैल नॉट बी डीम टू बी द मिस ब्रांडेड, अगर उसमें कोई हार्मलेस सब्सटेंस ऐड किया है जो सेम इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग। ठीक, और आपने उसको इस्तेमाल किया है और आपका ऑब्जेक्टिव बल्क या वेट बढ़ाने के लिए नहीं था। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल में शामिल था बल्क वेट बढ़ाने के सामान, है तो फिर मिस ब्रांडेड का चार्ज क्यों लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। इसमें बस यूँ समझ लें, बाज़ों का ऐसा होता है, एग्जाम्पल से वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को फाइनल प्रिपरेशन में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एवेपरेट हो जाता है। या समटाइम्स कोटिंग प्रिपरेशन में जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोटिंग की बात करते हैं तो समटाइम्स आप इथेनॉल इस्तेमाल करते हो, जनरली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल करते हो, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करो समटाइम्स इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं आप। तो इन्हें फाइनल प्रोडक्ट में होना नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात अगर रह सकती है तो सिर्फ इसकी बेसिस पर आप इसको मिस ब्रांडेड या एडल्ट्रेटेड या सब स्टैंडर्ड नहीं कह सकेंगे। सिमिलरली शुगर कोटेड टैबलेट की बात कर लें, शुगर कोटेड टैबलेट में वैक्सेस, जब आप बिल्कुल आखिरी फेज़ होता है ना पॉलिशिंग का, पॉलिशिंग में आप नॉर्मली या तो वैक्स पॉलिश करते हैं या आप पीईजी के सोल्यूशन स्प्रे करते हैं, या आप ग्लिसरीन से इसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो ऐसा किया कि लिखा हुआ था कि ग्लिसरीन को आप पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने कार्बोनोवा वैक्स इस्तेमाल कर ली, या चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आपने प्रोपोर्शन लिखी थी कि आप 20 वैक्स इस्तेमाल करेंगे फॉर द पॉलिशिंग, लेकिन हमें पता है कि पॉलिशिंग कार्बोनोवा वैक्स से ज़रा बेहतर आती है, आपने 20 वैक्स के बजाय कार्बोनोवा वैक्स इस्तेमाल कर ली। दोनों इतनी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होती हैं कि आप मतलब दे आर नॉट इंजीरियस टू हेल्थ इन द क्वांटिटी विच आर यूज फॉर द पॉलिशिंग ऑफ द शुगर कोटेड टैबलेट। इंग्रेडिएंट चेंज हो गया, यू आर यूजिंग कार्नोवा वैक्स इंस्टेड ऑफ बीज वैक्स। एडल्ट्रेटेड की जो अपेरेंट डेफिनेशन है या मिस ब्रांडेड का अपेरेंट डेफिनेशन है, सबसे अपेरेंट डेफिनेशन है, दिस ड्रग विल फॉल इनटू इट। 20 की जगह कार्बोनोवा इस्तेमाल करोगे, तीनों ड्रग के चार्ज लग सकते हैं। लेकिन फिर अगर आप ये डिफेंड करोगे कि नहीं, इसमें देखें ये सब्सटेंस ऐसा है जिससे नहीं हो रहा और हमने सिर्फ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के, अपीयरेंस इम्प्रूव करने के लिए किया और उसके बाद प्रोटोकॉल भी हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आप ये डिफेंस की लाइन ले सकते हैं, डिफेंस की लाइन ली जा सकती है। सिमिलरली
आप फ्लेवर इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर इस्तेमाल कर, मतलब वो सब्सटेंस है जो कि दे आर नॉट दैट मच इंजीरियस टू हेल्थ और इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं। फ्लेवर या कलर का आपने सोर्स चेंज कर दिया, या आपने कलर तो चेंज नहीं किया, शेड चेंज कर दिया, या फ्लेवर है, फ्लेवर में आपने सप्लायर को चेंज कर दिया, या यूँ कह लें कि जो आपने लेबल पे लिखा था, लेबल पे जो लिखा था कि आप इस ग्रेड का फूड कलर या फूड फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे, उससे थोड़ा सा चेंज करके आपने इस्तेमाल कर लिया, जिससे हेल्थ को नुकसान नहीं हो रहा, और फिर आपका ये रिजॉल्व है कि आप अगले प्रोटोकॉल्स में इसको चेंज कर रहे हैं, तो इन बेसिस पर आप डिफेंड कर सकते हो। ठीक, यहाँ ये बात याद रखिएगा, ये परमिशन नहीं है। बाय डेफिनेशन अगर आप परमिसेबल फूड कलर, फ्लेवर के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, या जो एग्जांपल दी थी लिखा हुआ 20 वैक्स है, कार्नाबा वैक्स इस्तेमाल कर रहे हो, बाय डेफिनेशन यू मे फॉल अंडर द मिस ब्रांडेड ड्रग और द एडिटेड ड्रग और द सब स्टैंडर्ड ड्रग। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रग कोर्ट में जब मामला जाएगा तो ड्रग कोर्ट विल बी द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर यू हैव कंट्रीवीन द ड्रग एक्ट और नॉट। तो वहाँ पर आप अपने डिफेंस में ये पॉइंट ला सकते हो, और अगर आप कन्विंस कर सको ड्रग कोर्ट को तो ओके। बात जहन में रखें, मैं फिर बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं बीज और कार्डोबा की बात करूँ, लिखा हुआ बीज कार्डोबा इस्तेमाल कर ली, मिस ब्रांडेड के साथ साथ एलिडेटेड का भी चार्ज लगेगा, डेफिनेटली चार्ज लगेगा। चार्ज प्रूव कहाँ होगा, या पेनल्टी उसके बाद अवॉर्ड कहाँ होगी, ड्रग कोर्ट में। तो ड्रग कोर्ट में बिफोर द अवॉर्ड ऑफ पेनल्टी आप इस पॉइंट पे कि भाई देखें सब्सटेंस वॉज नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, और हम अगले जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हम इसको ऐड ही कर लेंगे, तो ठीक है माफ़ कर दें, और इतना ड्रग की क्वालिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो शायद ड्रग कोर्ट इस पॉइंट को कंसिडर करे। इन प्रिंसिपल आपको ये नहीं करना, और प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अच्छा, एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा ये कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई डीकम्पोज सब्सटेंस है, डीकम्पोज सब्सटेंस है, सीधा सीधा एलिटेटेड ड्रग का चार्ज, डेफिनेशन आपको याद होगी। लेकिन अगर डीकम्पोज सब्सटेंस है और आप ये डिफेंस करना चाहें कि ये जो डीकम्पोज सब्सटेंस है वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन की वजह से आया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट है, 3 साल की शेल्फ लाइफ थी, आपको पता है कि 2 साल के बाद उसमें डीकलरेशन आनी है, और आपने लेबल पे लिखा हुआ भी है, लेबल पे लिखा हुआ भी है, या चलो लेबल पे नहीं लिखा, आपने कहीं कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह में कहीं लिखा था, या आपने सोचा कि यार अगर हम लिखेंगे, चूंकि इससे क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, लेकिन इसलिए नहीं लिखते, आपने नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो गलती है ना, ये तो गलती है, मिस ब्रांडेड का चार्ज लग जाएगा, आपको ये लिखना चाहिए था। क्योंकि मिस ब्रांडेड में क्या लगेगा, मिस ब्रांडेड लेबलिंग रिक्वायरमेंट के हवाले से डील कर रहा है, और आपको तमाम इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस और इस तरीके की जो डायरेक्शंस हैं वो आपको इसमें मेंशन करनी है। अगर आपने ये नहीं लिखा लेबल पे कि डिकम्पोजिशन हो जाएगी या कलर चेंज हो जाएगा, तो मिस ब्रांडेड का चार्ज लगेगा। यहाँ पर डिफेंस के लिए आप ये कह सकते हो कि ठीक है डिकम्पोजिशन हो गई है, लेकिन ये डिकम्पोज सब्सटेंस नेचुरल प्रोसेस है, डिकम्पोज होना ही था इसे, और इसके अंदर ही रहेगा, हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने आप को आप डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, चार्ज लगेगा, डिफेंड करने की कोशिश आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ आप ये करेंगे कि ये जो डिकम्पोजिशन जो आई है, या जो डिकम्पोजिशन आई है, ये मैन्युफैक्चरिंग की नेग्लिजेंस की वजह से नहीं आई है। मतलब कलर चेंज हो गया, आपको था कि हाँ ठीक है 3 साल में कलर चेंज होता है, लेकिन इतना कलर चेंज नहीं होता कि बिल्कुल विजिबल हो जाए, या इस तरह पार्टिकल सेडिमेंट नहीं होते, या समझ लें सस्पेंशन है, सस्पेंशन में आते प्रॉब्लम आती है कि आपके सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंट वॉल्यूम या केक फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। आपने लेबल क्लेम जो आपका था कि 1.5 साल तक आपका सस्पेंशन है, रेडी टू यूज़ है, केक फॉर्मेशन हो गई, अब शेक वेल या हरकुलिस को ही बुलाकर शेकिंग कर रहे हो, पूरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर की साइड पर है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लगेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर अपने आप को डिफेंड किस तरीके से कर सकता है, क्या पॉइंट ले सकता है, वो ये कह सकता है कि भाई आई हैव एडवाइज्ड यू टू स्टोर अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशन। अगर आपने इसको प्रिस्क्राइब कंडीशन, फॉर एग्जांपल 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना था, आपने 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर नहीं किया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया, और फिर ड्रग का कलर वाइट से ऑफ वाइट या येलो हो गया, तो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मैं कसूरवार नहीं हूँ, आप ये पॉइंट ले जा सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट पर है,
तो फिर आप ये नेचुरल प्रोसेस और डिकम्पोजिशन की बात करेंगे कि हाँ ठीक है, मिस ब्रेंडर का चार्ज है, लेकिन आइंदा हम ख्याल रखेंगे शायद इन लाइंस पे आप को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। दूसरा पॉइंट आप ये ले सकते हो एज अ मैन्युफैक्चरर कि भाई प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन में स्टोरेज नहीं किया गया, ट्रांसपोर्टेशन में मसला हुआ है या स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम हुई है। जब मैन्युफैक्चरिंग हुई थी मेरे पास से जो सैंपल मेरे पास मौजूद है वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पॉइंट पर भी आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो इन ड्रग कोर्ट। अच्छा, इसी तरीके से ध्यान में रखें हम प्ली क्या पढ़ रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता आप पर चार्ज लग जाए तो हम उस कंटेक्स में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, ड्रग स्टोर पर हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग स्टोर में मौजूद हैं, ठीक है, तो आप ये प्ली ले सकते हो कि अ, अ, जो इसमें मेंशन है अंडर क्लॉज ए कि जब ड्रग मेरे पास आई थी मेरे पास कोई तरीके कार नहीं थे कि जिससे मैं इसकी क्वालिटी को जान सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रग स्टोर पर हूँ, अब जब मैं ड्रग स्टोर पर हूँ तो मैं हर ब्लिस्टर को खोल के इसकी क्वालिटी को चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं कैसे मैंने कंट्रीब्यूशन की है, अगर ये एडल्टेटेड ड्रग है तो ये मैं, क्योंकि मैंने पैक नहीं खोला उसमें, फिर आपको एविडेंस पे ये लेना पड़ेगा, एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि while in his position remained in the same state as when he acquired it। जब आप ये प्ली लेते हैं ना कि मेरे पास क्वालिटी जांचने का कोई तरीका नहीं था, पैक ब्लिस्टर आया था ये ऐसा ही रखा हुआ, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस कंडीशन में आपने स्टॉक ऑफ ड्रग रिसीव किया था वो ऐसा ही, आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अगर कोई ऐसा एविडेंस आया, फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स हैं, बॉटल्स की सील खुली हुई है, या कोई ऐसा एविडेंस है कि लेबल फटा हुआ है, या ऐसा एविडेंस है जिससे लगे कि इस बॉटल का सील खोल के कोई चीज़ ऐड करके दोबारा बंद किया गया, मतलब लेबल पे कोई ना कोई स्पॉट आ रहा है या बॉटल पे कहीं ना कहीं फिलिंग के दौरान में कोई चीज़ गिर गई है, अगर ऐसी चीज़ है तो सीधे सीधे तैयार हो सजा के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप, चूंकि आप लोग बहरहाल तरीके से काम कर रहे हो, इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हो, तो जिस चीज़ की क्वालिटी का आप असरटेन नहीं कर सकते तो आप सीधे सीधे सब यही पॉइंट इस्तेमाल करोगे डिफेंस में कि आपके पास could not with reasonability have ascertained that the drug in any way contravening the provision of this act। आप एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ड्रग आपको मिली थी वो उस स्टेट में आपने कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं की है, इस बेस पर अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने तो एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर से स्टॉक लिया है या उसके ऑथराइज एजेंट से या इंपोर्टर से स्टॉक लिया है, ठीक। और इसी तरीके से जो जब उससे स्टॉक लिया है तो उससे वारंटी भी मैंने ली है। वारंटी क्या होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी का, एक वारंटी होती है, एक गारंटी होती है। चलें एक्सरसाइज टाइम लेते हैं, आप लोग ज़रा सर्च कीजिए, थोड़ा सा ढूंढें, थोड़ा जहन दौड़ाइए कि वारंटी और गारंटी में क्या फ़र्क है। ये टर्म आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, वारंटी और गारंटी। ज़रा ढूंढें, शेयर कीजिएगा मुझसे कि क्या फ़र्क होता है इसमें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप ये साबित करें कि भाई आपने ड्रग का स्टॉक जो आपकी पोजीशन है मौजूद है वो आपने लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से या उसके ऑथराइज एजेंट से या इंपोर्टर से लिया है, और जो वारंटी आपके पास इन राइटिंग मौजूद है, क्योंकि जब भी मैन्युफैक्चरर ड्रग सप्लाई करता है तो एक वारंटी फॉर्म देता है कि हाँ आई एम टेकिंग दी आई एम गिविंग द श्योरिटी दैट द ड्रग is of a good quality and it meets all the label claim mentioned on the label। ये वारंटी दी जाती है। अगर आपके पास ये मौजूद है, बैच नंबर प्रॉपर लिखा हुआ है उस ड्रग का, साइन मौजूद है, मतलब पूरे पर्टिकुलर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं कि भाई आपने ऑथराइज बंदे से लिए, तो आप इस पॉइंट को अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन पॉइंट क्या रखना है आपको, और चीज़ क्या, आपने प्रोडक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि अब इंस्पेक्टर सैंपल लेकर गया है ना, उसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आपने किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ की है। ऐसा नहीं है कि आपने वाइल से आप, ऐसा ना हो कि वाइल से आपने सिरिंज के ज़रिए जो भी कंटेंट है वो निकाल लिया और दूसरी सिरिंज से इन्फीरियर क्वालिटी का सब्सटेंस ऐड कर दिया। बेज़मीर लोग शायद करते हो ऐसा, मुझे ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ना मैंने ऐसे सुना है, लेकिन बहरहाल चलो हो सकती हैं चीज़ें। तो इस किस्म की कोई भी
छेड़छाड़ ना हुई है तो आप इस पॉइंट को अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप क्लॉज बी को अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इसमें मजीद क्या होगा। एक तो ये कि आपने प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ये एविडेंस आप देंगे, और दूसरा एविडेंस आप ये देंगे कि जब आपको कोर्ट से समन आता है ना कि ज़रा आओ कोर्ट के सामने, आपके पास से ये चीज़ें मिली थी ड्रग स्टोर पर, तो ज़रा आके आप जवाब तो दें। तो आप इंस्पेक्टर को जो वारंटी फॉर्म आपके पास है, वो वारंटी फॉर्म की कॉपी आप इंस्पेक्टर को देंगे विद इन 7 डेज, हाँ 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे मैन्युफैक्चर का नाम वगैरह लिखा हुआ होगा। या आप ये उसे बताएंगे, वारंटी अगर नहीं है तो फिर आप ये बता दें कि ठीक है वारंटी फॉर्म मेरे पास नहीं है, होना चाहिए था आपके पास। आप ये कहते हैं कि ठीक है वारंटी फॉर्म नहीं है, पुराना स्टॉक था, 1 साल हो गया, इस रिकॉर्ड मिल नहीं रहा, मैंने वारंटी फॉर्म मांगा है वारंटर से कि मुझे दोबारा से वारंटी फॉर्म दो। अगर इनमें से कोई एक चीज़ आपने की है तो ठीक है, आप इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ करने के बाद आप क्लॉज बी में जो पॉइंट लिखा हुआ है इन लाइंस पे अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है कि भाई मैंने तो एक लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से या उसके ऑथराइज डीलर से लिया था ये ड्रग का स्टॉक, और इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस मैंने नहीं किए हैं। ठीक है, या तो इस पॉइंट पे जा रहे हो तो फिर आपको वारंटी फॉर्म क्लेम करना पड़ेगा। या अगर आप पहले पॉइंट पे जा रहे हो कि भाई मेरे पास तो कोई तरीका नहीं था मैं क्वालिटी असरटेन कर सकूं, मैंने तो सिर्फ ये किया कि ड्रग जैसी आई थी वैसे ही मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ, तो और आप ये इंश्योर कराएंगे कि इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर छेड़छाड़ है ना तो सीधा सीधा शक किया जाएगा। शक ये जाएगा जो मैंने अभी कहा कि आपने हो सकता है ऐसा कंटेंट चेंज कर दिया हो, एक्चुअल कंटेंट हटाकर लेबल क्लेम पर जो प्राइस लिखी हुई आपने, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपने सिरप में पानी भर दिया है, ग्लिसरीन विसरीन डाल दी है, विस्कोसिटी वैसी मेंटेन कर दी है, और उसे आप 100 रुपये का बेच रहे हो पानी भर के। ठीक, या वाइल में और जो बेज़मीन लोग होते हैं, आपने वाइल से चीज़ें निकाली, पानी उसके अंदर भर दिया है और सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हो, कौन सा स्टाइल पानी आप भर रहे होगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप स्टेट सेम स्टेट को आप इंश्योर नहीं कर सके तो सीधा आप पर इस पूरे ड्रग का चार्ज लग जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है अभी ट्रेड रजिस्टर पे काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे आइंदा वीडियोस में या इंटरेक्टिव सेशन में कि सेरो ड्रग के हवाले से बात करें, वहाँ पर शायद हम इस किस्म की चीज़ों को डिस्कस करें। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट द प्लीज़, or like on which lines you can defend yourself if you have been uh, accused of contravening any provision of the Drug Act 1976। प्ली वन में बस एक चीज़ मना कर दी है कि आप इग्नोरेंट नेचर शो नहीं करोगे कि यार मुझे पता नहीं है, मतलब मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, उसे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या करूं। मतलब ये ना तो आप इग्नोरेंट हो गए प्रॉब्लम के, ना आप ये बोलोगे कि भाई मैं तो घर में सो रहा था पीछे पता नहीं क्या हो रहा था। इन चीज़ों का कतन आप डिफेंस के तौर पर नहीं लेकर आओगे, खुदा के लिए नहीं लेकर आना। नंबर 2 से प्रेशर किन चीज़ों का आप ले जा सकते हो। नंबर 2 में ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल किया है जो आपने कहा कि यार हार्मफुल है, मिस ब्रांडेड का चार्ज लग गया, जो सब्सटेंस लेबल पे नहीं लिखा था आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप डिफेंड कर सकते हो, मिस ब्रांड का चार्ज हटेगा नहीं, डिफेंड अपने आप को कर सकते हो कि ठीक है कार्नोवा के बजाय सॉरी 20 के बजाय कार्नोवा वैक्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन चूंकि क्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ा और हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा तो काइंडली मुझे माफ़ कर दिया जाए। हो सकता है ड्रग कोर्ट इसे थोड़ा अंडर कंसिडरेशन है। इसी तरीके से फिर आप मज़ीद पॉइंट ये कर सकते हो कि चूँकि आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे आप असर्टेन कर सको क्वालिटी को, तो आपने कहा कि एविडेंस चाहिए कि मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जिस स्टेट में मुझे मिला था उस स्टेट में मौजूद है। या आप ये कह लो, इसके साथ आप और एक स्टेप बढ़ के कह सकते हैं कि भाई मैंने तो एक लाइसेंस मैन्युफैक्चर से, लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से लिया था, तो इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर है तो ये रफ वारंटी फॉर्म मैन्युफैक्चर से रब्ता किया जा सकता है। ठीक है, तो केस बनाते वक्त अपने आप को डिफेंड करते वक्त इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई भी इस तरीके रिसीविंग एंड पर नहीं होगा। हाँ, आप कंसल्टेंट ज़रूर हो सकते हैं, आप लीगली आप एडवाइस ज़रूर कर सकते हो इन पॉइंट्स में। ठीक है, किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई और एग्जाम्पल आती है, कोई सिनेरियो आता है, कहानी डिस्कस करें ताकि हम अगर कभी भी डिस्कशन होता है तो उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद इन्हांस कर सकें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।